अली, कल इंतखाबात हो रहे हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है, क्या तैयारियां हैं? बहुत शुक्रिया। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में इस बार जो इंतखाबी माहौल सजा है, इसका क्रेडिट पॉलिटिकल पार्टियों को जाता है। पाकिस्तान पीपल पार्टी के कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुख्तलिफ अजलात में बड़े जलसे किए हैं। मियाँ साहब गिलगित आए, अली खान साहब स्कर्दू आए, और इसके अलावा इस्लामी तहरीक के जो सरबराहान हैं उनका दौरा स्कर्दू हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला का उन्होंने दौरा किया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया। तो मजमूई तौर पर इस बार जो पॉलिटिकल फिजा है वो बहुत शानदार रही, और बहुत अच्छी कैंपेन की है तमाम जमातों ने। और बज़ाहिर ये लग रहा था कि इस बार इंतखाबी अमल में लोगों की दिलचस्पी बहुत कम है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज चली हैं, जिस तरह लोगों ने कार्नर मीटिंग में शिरकत की है, जिस तरह लोगों ने जलसों में शिरकत की है, उससे लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अब बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं और इंतखाबी मुहिम अब अख्ताम पजीर हो चुकी है। तमाम जमातों की तैयारी बहुत अच्छी है। खास तौर पर जो मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, लेकिन जो कि मुश्तरका तौर पर लड़ रहे हैं। तो तमाम जमातों की तैयारी मुकम्मल है, और कल का दिन यकीनन बहुत अहम है। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने खुद फैसला करना है, और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की ये खुशबख्ती है कि इंतखाबात जो है वो वफाक के साथ नहीं होते। इसीलिए जो वफाकी लेवल के लीडर्स हैं उनका दीदार कम से कम हर 5 साल बाद यहाँ की आवाम को हो जाता है। ठीक बसूरत है। दिगर तो जो नेशनल लीडरशिप है वो गिलगित बल्तिस्तान का रुख नहीं करती, गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को एड्रेस बिल्कुल नहीं अली करती। साहब, आपने सही हर बताया पाँच कि साल बाद नवाज वो शरीफ गिलगित साहब, बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर जो हैं, दीगर सियासी कायदीन जो हैं वहां पर मौजूद रहे हैं, लेकिन पीटीआई की तरफ से कहा गया है, इल्जाम आयद किए गए हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। तो आपने चूंकि ग्राउंड पे सिचुएशन भी कवर करते रहे हैं, तो क्या सूरत हाल इस हवाले से आपने देखी? जी, बज़ाहिर उनका कहना दुरुस्त भी है, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में उनके कैंडिडेट्स हैं, लेकिन बराह रास्त उनके कैंडिडेट्स बल्ले के निशान पर नहीं लड़ रहे, और मुख्तलिफ निशानात पर वो लड़ रहे हैं। और असद कैसर को जिस तरह स्कर्दू आमद के मौके पर एयरपोर्ट पर रोका गया, दीगर कायदीन को रोका गया, तो ये सवाल हमने मुख्तलिफ जो अकाबरीन यहाँ पर मुख्तलिफ पार्टियों के गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है उनसे हमने पूछने की कोशिश भी की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं दी जा रही। और जो मिले जुले रुझान का इजहार किया पॉलिटिकल जमातों के जो सरबराहान हैं, बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है वो गिलगित बल्तिस्तान में ऑर्गेनाइज नहीं है, क्योंकि इनके जो सूबाई कायद हैं वो एक अरसे से गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है, और जो पार्टी स्ट्रक्चर है वो भी दीगर जमातों के मुकाबले में इनका इतना बेहतर नहीं रहा, क्योंकि एक तरह से ये मुश्किलात का शिकार रहे। तो पार्टी स्ट्रक्चर ना होने की वजह से उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। ताहम लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से ये है कि जिस तरह के जलसे बाकी जमातों ने किए हैं, कॉर्नर मीटिंग बाकी जमातों ने की हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी काफी हद तक इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। तो एनओसी के हवाले से काफी एतराज सामने आया था कि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एनओसी लेना पड़े, तो इस दफा एनओसी की शर्त क्यों आयद की गई? एनओसी की शर्त के हवाले से बेहतर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ही बता सकते हैं। बाकी जो जमातों के सरबराहान हैं उनको प्रॉपर एनओसी जारी की गई थी, और वो प्रॉपर एनओसी लेकर आए थे, उन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई किया था। ताहम मुमकिन तौर पर मुबैना तौर पर यह हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराहान हैं उन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किया। ताहम उनके पाकिस्तान तहरीक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब से मेरी सिकर्दू में बात हुई, बनफ से नफीस बात हुई। उनसे मैंने ये सवाल पूछा भी था कि क्या आपके पास एनओसी है, आप एनओसी के बगैर गिलगित बल्तिस्तान आए हैं? तो उनका ये कहना था कि ये इस हवाले से कानूनी तौर पर कोई पेचीदगी नहीं है गिलगित बल्तिस्तान आने के लिए। बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शहरी होने के नाते, एक पार्टी के चेयरमैन होने के नाते एनओसी की उन्हें जी। जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एनओसी की शर्त पहले भी थी, और पहले भी जो सरबराहान यहाँ पर आते रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक के तहत एनओसी लेकर गिलगित बल्तिस्तान आते तो रहे। अली, तमाम कायदीन ने बड़े बड़े जलसे किए हैं, कॉर्नर मीटिंग्स की हैं, सियासी सरगर्मियां बड़ी रूज पर रही हैं, तो किसका पलड़ा आपको भारी नजर आया है? अवामी रुझान किस तरफ आपको नजर आ रहा था? अगर हम माजी के इलेक्शंस की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में उसी पार्टी का पलड़ा भारी दिखता था जिसकी वफाक में हुकूमत है। लेकिन 2020 के इंतखाबात में हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में ये रविश तकरीबन तब्दील हो गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली, ताहम बाद अज़ां जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्हें मिलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। साल रवा भी जो बज़ाहिर मुकाबला दिख रहा है वो दो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनका 1-to-1 ठीक। मुकाबला लग रहा है। लेकिन अलीम खान साहब की जमात ने भी यहाँ पहली बार इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया है, तो उनके भी कुछ उम्मीदवार, तकरीबन 15 हल्कों में उनके उम्मीदवार मौजूद हैं। तो ठीक। कुछ जगहों पर उनकी पार्टी की पोजीशन भी बड़ी मुस्तहकम है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्तरका तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि उनकी तैयारी भी अच्छी है। मजमूई तौर पर जो मुकाबला हम देख रहे हैं, जो दो बड़ी जमातें हैं, ठीक पाकिस्तान है। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ठीक है जी। उनके माबेन 1-to-1 मुकाबला है। लेकिन जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं आने वाली हुकूमत के लिए वो वो आज़ाद उम्मीदवार